अस्सलाम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फकर में कुछ जनाब जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के कब्जे को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नया ऑपरेशन लॉन्च करने का अब से कुछ देर पहले ऐलान भी किया गया है। और अब तक की इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से जारी इस ऑपरेशन में अब तक 27 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है और अब तक 155 मुसाफिरों को बाज़ेयाब भी कराया जा चुका है। इतलात के मुताबिक ऑपरेशन में ट्रेन ड्राइवर और 8 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद हो चुके हैं। अब तक की कंफर्म इतलात के मुताबिक ट्रेन में मौजूद दहशत गर्दों में कुछ खुदकुश हमला आवर भी शामिल हैं, जिन्होंने मुसाफिरों को ढाल बना रखा है और इस बात की धमकी भी दी है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ट्रेन में दाखिल होने की कोशिश की गई तो ये खुदकुश हमला आवर अपने आप को उड़ा लेंगे, जिसके नतीजे में ये मासूम मुसाफिर लुक्मा अजल बन जाएंगे। दहशत गर्दों की तरफ से दी जाने वाली इस धमकी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस निहायत एहतियात के साथ जो नया ऑपरेशन है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। ये इतलात भी हैं कि यरगमाली अफराद में सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद भी मौजूद हैं और ये अफराद जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक में जो छुट्टियां होती हैं अपनी सरकारी, वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने अपने घरों को रवाना हो रहे थे, जिनमें से दर्जनों एहलकारों को अगवाकार अपने साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चले गए हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी की गई और इन वीडियोस को पाकिस्तान में मौजूद चंद जर्नलिस्ट और दीगर अनासर जिनका ताल्लुक एक खास सियासी ग्रुप से है वो अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस सूरत हाल में यह सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ट्रेन पर हमला क्यों किया गया, क्या यह सिक्योरिटी फेलियर है और इस हमले के मकासद क्या हैं, दहशतगर्दों का मुतालबा क्या है, दहशतगर्द इस सारी कार्रवाई में सैटेलाइट फोन्स के ऊपर किसके साथ राब्ते में रहे और इस हवाले से कौन सी कॉल्स हैं जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सिक्योरिटी से मुतल्लिक इदारों ने टैप भी की हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इस सारे मामले को खास तौर पर इंडियन मीडिया इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों कर रहा है और इस मामले को लेकर डीप फेक टेक्नोलॉजी और एआई के जरिए जो मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोस हैं वो बनाकर सोशल मीडिया पर क्यों सर्कुलेट की जा रही हैं और वो पाकिस्तान में मौजूद सियासी प्रॉक्सीज और उन सियासी प्रॉक्सीज से की प्रॉक्सी जर्नलिस्ट इस सारे एपिसोड को एक अजीबो गरीब रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और इन तमाम सवालात का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। यह बात तो सबको मालूम है कि ये वाला जो अफसोसनाक वाकया है इसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए वो कम है और इस वाकये को लेकर मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं और इस हवाले से ये जिक्र भी किया जा रहा है कि जनाब ये एक सिक्योरिटी फेलियर है, क्योंकि एक ऐसा इलाका जहां पर इससे पहले यानी बोलान का इलाका जहां पर इससे पहले दहशतगर्द तंजीम BLA की तरफ से मुख्तलिफ अटैक्स किए जा चुके हैं, एक ऐसी ट्रेन जहां पर सिक्योरिटी एहलकारों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जिनके हवाले से कुछ लिस्ट इस वक्त गैर मुसद्दका सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं, जिसमें उन फहरिस्तों में बताया गया है कि इस ट्रेन में जो सवार सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी तादाद 250 से 300 के करीब थी। तो इस ट्रेन के ऊपर, इस ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए खास बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए और इस सारे के सारे ट्रैक को सिक्योर क्यों नहीं किया गया। उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले से ये खबर का पहली बात तो यह है कि BLA तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम में किसी न किसी जगह पर कोई ऐसी लीकेज जरूर है जिसके नतीजे में BLA को इस बात की इतला मिली कि इसी ट्रेन के अंदर सिक्योरिटी एहलकार बाहर भी जा रहे हैं और इनके साथ साथ कुछ ऐसे मुसाफिर भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पंजाब के साथ है और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों और उनके ताल्लुक पंजाब के साथ होने को ख़ास तौर पर टारगेट करना ये पुरानी एक एक्टिविटी है जिसके जरिए बलूचिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर पंजाबियों को खास तौर पर हिट किया जाता है। खैर, इससे बढ़कर भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे एक्टिविटीज के अंदर दहशतगर्दों की एक्टिविटीज को किसी भी तौर पर 100%
یقین کے ساتھ نہیں روکا جا سکتا۔ اور اس ایکٹیویٹی کے اندر جو کہ کل ہوئی ہے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلے ریلوے ٹریک کو اڑایا گیا، جس کے حوالے سے گواہی عینی شاہدین وہ مسافرین جو اس ٹرین میں موجود تھے ان کی طرف سے سامنے آئی، اور ٹرین میں موجود مسافروں کی طرف سے دیے جانے والے بیانات میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ ٹرین نہایت ہی سموتھلی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بولان کے علاقے میں سرنگ نمبر 8 یا 10 کے قریب سے گزری ہے، وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں پوری ٹرین ہل کے رہ گئی، اور اس کے دھماکے کے فوری بعد ٹرین رکی ہے، کیونکہ اس ٹریک کو اڑا دیا گیا، اور اس ٹریک کو اڑانے کے بعد ٹرین آگے نہیں جا سکتی تھی، ٹرین رکی ہے، اور ٹرین کے رکتے ہی سینکڑوں کی تعداد میں یہ جو حملہ آور تھے یہ ٹرین کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے مسافروں کو جو ہے وہ یرغمال بلا لیا، اور اس دوران اندھا دھند فائرنگ ہوئی، جس سے بچنے کے لیے مسافر جو ہیں وہ ٹرین کی سیٹوں کے نیچے چھپ گئے تاکہ وہ اپنی جانوں کو محفوظ بنا سکیں۔ دہشت گردوں کے ٹرین میں داخل ہوتے ہی مسافروں کو obviously ڈرایا دھمکایا گیا، کچھ لوگوں کو ٹرین سے اترنے کی ہدایت کی گئی، اور وہ لوگ جن کے پاس دیگر شناختی علامات تھیں ان کو جناب ٹرین سے اتار دیا گیا، باقیوں کو ٹرین میں رکھنے پر مجبور کیا گیا۔ کچھ ایسے لوگ جن کا تعلق ممکنہ طور پر سیکورٹی داروں سے ہے ان کو ٹرین سے اتار کر پہاڑوں کی طرف لے گئے، اور باقی مسافروں کو خودکش حملہ آوروں کے ساتھ بٹھا کر ٹرین میں محصور کر دیا گیا، اور یہ ایکٹیویٹی ابھی تک جاری ہے۔ اس حوالے سے دہشت گردوں کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے۔ البتہ دہشت گردوں کی طرف سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس مبینہ اعلان میں دہشت گردوں نے اپنے مقاصد کو واضح کیا۔ اور یہ جو صاحب اس وقت نقاب پوش ہیں، کسی پہاڑی پر بیٹھے ہیں اور ویڈیو بیان انگریزی زبان کے اندر جاری کر رہے ہیں، اس بیان کے اندر یہ مبینہ دہشت گرد جو ان کا لیڈر نظر آتا ہے وہ پاکستان اور چائنا دونوں ممالک کے سربراہوں کو مخاطب کرتا ہے، اور وہ اس خطاب کے اندر پاکستان اور چائنا دونوں کی لیڈرشپ کو یہ بات کہتا ہے کہ جناب آپ گوادر بندرگاہ کا کنٹرول چھوڑ دیں۔ وہ اس بات کی دھمکی دیتا ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان اور چائنیز گورنمنٹ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ جناب آپ نے بلوچستان کے اندر سی پیک کو آگے نہیں بڑھانا، اور سی پیک کو ہم نے کسی صورت منطقی انجام تک پہنچنے بھی نہیں دینا، اور سی پیک کو ہم نے کامیاب بھی نہیں ہونے دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چائنا اور پاکستان دونوں کو اس بات کی دھمکی دیتا ہے کہ وہ مستقبل میں اس طرح کی مزید کارروائیاں کریں گے، اور ان کارروائیوں کے نتائج ان دونوں ممالک کو یعنی پاکستان اور چائنا کو بھگتنے پڑیں گے اس وقت تک جب تک چائنا اور پاکستان دونوں بلوچستان سے باہر نہیں نکل جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہشت گرد جنہوں نے ٹرین پر اٹیک کیا ہے ان کا بنیادی مقصد سی پیک کو روکنا، چائنا کے اوپر دباؤ بڑھانا، کیونکہ وہ دہشت گرد اسی تقریر کے اندر جو خطاب اس نے جاری کیا ہے اس میں اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے کہ چائنا نے ہماری اجازت کے بغیر یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے، اور ہم سے پوچھے بغیر چونکہ وہ یہاں پر آئے ہیں ہم ان کو یہاں پر اپنے قدم نہیں جمانے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں جو ترقیاتی منصوبے یا میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس کارروائی کا مقصد ان میگا پروجیکٹس کو سبوتاج کرنا ہے، جس میں سے سب سے امپورٹنٹ پہلو سی پیک اور گوادر پورٹ کا پروجیکٹ ہے۔ اب یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ گوادر تقسیم پاکستان کے موقع پر بلوچستان کا حصہ نہیں تھا۔ گوادر کے ایریا کو بعد میں ایوب خان کے دور میں سلطنت عمان سے خرید کر پاکستان میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوریجنلی گوادر بلوچستان کا حصہ ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ ایک انٹرنیشنل فلیش پوائنٹ بن چکا ہے، لہٰذا اس کی موجودگی بہت سارے ممالک کے لیے اس بات کا امکان پیدا کرتا ہے کہ اگر گوادر پورٹ فنکشنل ہو جائے گی تو ان کی پورٹس خالی ہو جائیں گی، کیونکہ گوادر پورٹ
बुनियादी तौर पर डीप सी पोर्ट है और वहां पर हैवी जहाज आकर लंगर अंदाज हो सकते हैं और उनको इस हवाले से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि यह अटैक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की मईशत पर किया गया है और यही वजह है कि जो इस अटैक के बाद सबसे पहले ड्रामेटाइज किया गया है इंडियन मीडिया की तरफ से इस अटैक को। और मुझे ऐसे लगता है कि इस सारी एक्टिविटी में जिसका इजहार इस ग्रुप की तरफ से वीडियो बयान में किया गया है, यह भी किसी न किसी तरीके से फॉरेन स्पॉन्सर्ड ही है, क्योंकि इस अटैक के बाद इंडियन चैनल्स की तरफ से डीप फेक और एआई टेक्नोलॉजी की मदद लेकर जिस तरीके से ट्रेन की फुटेजेस, फौजियों की फुटेजेस, अटैक की फुटेजेस, लोगों को मूव करने की फुटेजेस चलाई गई, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो फुटेजेस दुरुस्त हैं तो बराह रास्त वहां से यानी पॉइंट ऑफ द एक्सीडेंट से, इंसिडेंट से ये वीडियोस फौरी तौर पर इंडियन जो हुकाम हैं उन तक पहुंचाई गई और उसके बाद ये चैनल्स को रिलीज की गई। तो फिर ये सवाल है कि वो जगह जो कि निहायत दुश्वार गुजार है, वहां से ये वीडियोस किस कनेक्टिविटी के तहत आगे भिजवाई गई। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका ताल्लुक उसी सैटेलाइट फोन्स के जरिए जाकर मिलता है जो कि इस्तेमाल किया गया है जाए वकूआ पर। और इस हवाले से कंफर्म इतलात ये हैं कि ये जो मुबैना दहशतगर्द थे जिन्होंने इस ट्रेन पर अटैक किया था, वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे और इस हवाले से कुछ कॉल्स को रिकॉर्ड भी किया गया है और इस हवाले से कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स भी जारी किए गए हैं। इन ट्रांसक्रिप्ट में वो फोन्स जो कि इस्तेमाल हुए, उनके IMEI नंबर्स, किसके साथ राब्ता हुआ और उसके अंदर कौन कौन सी गुफ्तगू की गई, वो भी इन ट्रांसक्रिप्ट के अंदर मुबैना तौर पर जाहिर किए गए हैं। अब इस सूरत हाल में कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा जो है ना वो हमारे सामने वाज़े होती हुई नजर आई हैं। नंबर 1 कि अटैक वाज स्पॉन्सर्ड बाय अफगानिस्तान और बाय इंडियन अथॉरिटीज। इसके अलावा इन अटैक्स को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया वो भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहां पर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स मौजूद थी। दूसरी जानिब रियासत हम यानी पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से जो लोकल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको इस इंफॉर्मेशन से दूर रखने की कोशिश मेरा ख्याल है कि इस प्रोपेगेंडा को मजीद स्प्रेड करने का सबब बनी, क्योंकि यहां पर जर्नलिस्टों के पास इस हवाले से ना कोई इंफॉर्मेशन थी कि वो जनाब सामने आकर मुख्तलिफ जगहों पर इजहार कर सकें। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद एक खास सियासी ग्रुप की तरफ से चीजों को उभारा गया और खास तौर पर इस सारी जो प्रोपेगेंडा वार थी इसमें मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने भी हिस्सा डाला। काशिफ अब्बासी साहब ने एक ट्वीट किया है, उनका ब्लू टिक का अकाउंट है और उसके अंदर उन्होंने एक तस्वीर को टैग किया है और इस तस्वीर के अंदर पहाड़ों के ऊपर मुख्तलिफ लोग, जो बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं, वो चलते हुए नजर आते हैं जिनके इर्द गिर्द दहशत गर्दों ने घेरा डाला। ये वही वीडियो फुटेजेस हैं जो कि इंडियन चैनल्स की तरफ से भी जारी की गई और उस स्क्रीनशॉट को पाकिस्तान का एक नामवर जर्नलिस्ट अटैक करता है, अटैच करता है और उसके नतीजे में रियासती फोर्सेस पर अटैक करते हुए इस बात का इजहार करता है कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, क्या ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर नहीं है। और फिर इसका मतलब ये है कि इस मामले का जो मलबा है वो इदारों पर डाला जाता है। ना सिर्फ काशिफ अब्बासी बल्कि इस सारे अमल को लेकर मुईद पीरजादा, वजात एस खान, वो जो है इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, शहजाद अकबर और इस जैसे बेशुमार लोग इस सारे मामले में कूदते हैं और कूदने के बाद इस सारे इशू को इंटेलिजेंस फेलियर के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल फेलियर करार देते हुए इदारों के सरबराहों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा करते हैं और उनसे इस्तीफों का भी मुतालबा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये सब सीन चल रहा होता है वही
दहशत गर्द तंजीम जो कि BLA, जो कि इस वाक़े में मुलव्वस थी, वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का एक खिताब को भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जहां पर वो डॉक्टर मारंग बलोच को मुखातब करते हैं और डॉक्टर मारंग बलोच को खिताब करते हुए और मुखातब करते हुए उनको इस बात की दावत देते हैं कि जनाब वो भी रियासती जबर के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर मारंग बलोच की एक्टिविटीज में, उनकी जद्दोजहद में उनका साथ देंगे। और हैरत की बात यह है कि इतने बेईमाना कार्रवाई के बावजूद भी डॉक्टर मारंग बलोच की तरफ से एक ऐसी मुजम्मती ट्वीट भी सामने नहीं आई जिसके जरिए वो इन तमाम कार्रवाइयों से की मुजम्मत करे, मासूम और बेगुनाह शहरियों की यरगमाल बनाने के इस इकदाम की मुजम्मत करे, मुखालफत करे। लेकिन वो तो जनाब ना सिर्फ खामोश बैठी नहीं, बल्कि अभी तक वो सिर्फ जो नॉमिनेशन है उनकी नोबेल प्राइज के लिए उसी को इंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो भी इसी ग्रेट गेम का हिस्सा है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा जो पॉइंट सामने आया वो जनाब अख्तर मैंगल साहब का सामने आया। और अख्तर मैंगल साहब का ये ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अख्तर मैंगल साहब अपने इस ट्वीट में कहते हैं कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी खत्म हो चुकी है। हमने खबरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी खबरदार किया था, मगर इन बातों को संजीदा लेने की बजाय लोगों का मजाक उड़ाया गया, बल्कि लूट मार और कत्ले आम का बाजार भी गर्म किया गया। हर एक हुकूमत ने बलोच नस्ल कुशी में अपना हिस्सा डाला और ये वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम तर हुकूमतें एक पेज पर रहीं। अपनी गलतियां तस्लीम करने की बजाय हमेशा की तरह इल्ज़ाम किसी और पर लगाना इनका वतीरा है। आज मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए इन सब को मुखातब करना चाहता हूँ। वफाकी हुकूमत, सियासी पार्टियाँ, अदलियाँ, इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने अपने जुल्म और ज़्यादती से बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया, मगर इस बार ना ये हमारे इख्तियार में है ना ये आपके इख्तियार में है। अख्तर मैंगल साहब ने जिस तरीके से ये ट्वीट किया, मुझे ऐसे लगता है कि अख्तर मैंगल साहब भी उसी वेव का शिकार हो रहे हैं जिस वेव के जरिए बलूचिस्तान के अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई है। मुझे ऐसे लगता है, मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि बलूचिस्तान के इशू को अभी तक ना रियासत की तरफ से सही तरीके से एड्रेस किया गया है और ना ही बलोच लीडरशिप की तरफ से एड्रेस किया गया है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे बलूचिस्तान के मसले से ना बलोच लीडरशिप आगाह है और ना ही पाकिस्तान की रियासत आगाह है। मुझे नहीं समझ लगती कि इन चीज़ों को अब आगे किस तरीके से डील किया जाएगा। अलबत्ता ये एक्टिविटीज़ और इस तरह के तमाम इक़दामात जो कि लिए गए हैं, ये इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा करते हैं कि वो तमाम लोग जो कि असले की बल पर रियासत को अपना ज़ेरे नगी करना चाहते हैं, रियासत को झुकाना चाहते हैं, रियासत को उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लेना होगा। वो लोग जो अपनी गलतियों की इस्लाह करना चाहते हैं, उनको अपनी गलतियों की इस्लाह का मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन इस सारे अमल में जो मासूम और बेगुनाह बलोच अवाम है, उनको चारा नहीं बनना चाहिए इस सारी अमल का जो कि इस वक्त जारी है। अब तक मुझे ऐसे लगता है कि ये कार्रवाई ना सिर्फ जारी है बल्कि मजीद आगे बढ़ेगी, ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, उस वक्त तक आगे बढ़ेगा जब तक आखिरी मुगवी को बाजियाब नहीं कराया जाएगा। और मुझे इस बात के भी इशारे मिल रहे हैं कि आने वाले चंद घंटों में रियासत की तरफ से चंद अहम इक़दामात और ऐलानात भी मुतवक्के हैं जो इस सारे क्राइसिस लाइक सिचुएशन में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में शायद मुमकिना तौर पर एक नए मिलिट्री ऑपरेशन की बुनियाद बनने जा रहे हैं। अपने जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।